Hello, 11th class student. Today we discuss the third lecture of some basic concept of chemistry. प्रीवियस दो लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने देखा था, पूरा बेसिक देखा था। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांच लॉ कुल था। कुल 5 नियम हम लोगों ने देखा था। आप लोगों को याद भी होगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या था बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या था? ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? शायद इस बार एनसीईआरटी में आ गया हो, पुराने वाले एनसीईआरटी में ये सब चौथा लॉ नहीं था, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। काफी अच्छा लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है लॉ ऑफ गैलुसॉक लॉ, गैलुसॉक लॉ, ठीक है? तो कुल बेटा हम लोगों ने 5 लॉ देखा था, जिसमें से हमने 3 लॉ को डिस्कस कर दिया था। बोलो, इन लेक्चर 2 में आपको दे दिया गया था, नोट्स भी प्रोवाइड कराया गया था। 3 लॉ। तो जो तीसरा लेक्चर बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें इस 2 लॉ को डिस्कशन करेंगे। क्या क्या? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैलुसॉक लॉ, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो आज हम केवल 2 लॉ का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी पहले वाली वीडियो से, क्योंकि 2 ही लॉ डिस्कशन करना है। इसके बाद हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला इसके बाद, ठीक है? तो आइए, जो अगली हेडिंग हम लगाएंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? ध्यान समझिएगा बेटा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है ना, किताब अगर पढ़ोगे तो 99% बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या लिखा है। 2 एलिमेंट जब एक डिफरेंट मास के थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं, वगैरह वगैरह, रेशियो फेशियो, कई चीज आता है। मैं नोट्स दिया हूं, नोट्स में पढ़िएगा, किताब भी होगा आपके पास, किताब भी पढ़िएगा। तो आपको लैंग्वेज एकदम नहीं समझ में आएगा, चाहे आप कोई भी आईआईटी की तैयारी करते हो, चाहे नीट की हो, चाहे आप सिंपल फर्स्ट ईयर में हो। तो उसी लैंग्वेज को मैं तोड़ मरोड़ के बढ़िया से लोकल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं खुद ज्यादा लोकल भाषा बोल रहा हूं, ठीक है? तो चौथा जो हेडिंग लगाएंगे बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर ने दिया था, रिटर ने लिखा हुआ नोट्स में, ठीक है? रिटर ने दिया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 1 मिनट, ये वो शो कर रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इस लॉ में क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट किसी फिक्स्ड मास, जब 2 एलिमेंट किसी फिक्स्ड मास के थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब यहां पर देखो, जब 2 एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, तब 2 एलिमेंट एक फिक्स्ड मास के तीसरे एलिमेंट, तो मतलब यहां कुल कितना एलिमेंट काम आ रहा है? 2 एलिमेंट एक फिक्स्ड मास से, तो यहां पर 3 एलिमेंट, और मल्टीपल वाले में कितना था? 2 एलिमेंट। तो पहचानने का तरीका है, जब भी 2 एलिमेंट का रिएक्शन के बारे में बात करेगा, तो हम वहां पर लगाएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सब एग्जाम में, जेई या नीट में पूछा जा सकता है। और जब 3 एलिमेंट की बात करेगी, तो किसका लॉ लगाएंगे हम लोग? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है? समझो, मैं एग्जांपल के माध्यम समझा रहा हूं। जब 2 एलिमेंट, जैसे मान लो कार्बन, सल्फर, ठीक है? एक एलिमेंट कार्बन हो गया, एक एलिमेंट सल्फर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अपने भाषा में आप अच्छी तरह से मेरे भाषा में समझने का प्रयास करें। जब 2 एलिमेंट, एक कार्बन हो गया और एक सल्फर, रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से। 2 एलिमेंट की बात कर रहा हूं। पहला कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट नंबर 1 कार्बन,
एलिमेंट नंबर 2 सल्फर, और तीसरा एलिमेंट यहां पर क्या है, ऑक्सीजन। तो जब दो एलिमेंट एक फिक्स्ड मास, अब देखो जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो जो कंपाउंड बनाएगा वह बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो जो कंपाउंड बनाएगा वह बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत भैया? अब आपको पता है कि कार्बन का मास 12, फिर बताओ क्या क्या इसमें है, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32, ये तो आपको पता है। अब यहां पर रेशियो निकालो, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूना 32 आया, यहां पर यह सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 दूना 32। अब देखो, अब यहां पर ऑक्सीजन का मास 32 कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां पर ऑक्सीजन का मास 32, मतलब यहां ऑक्सीजन का मास क्या है, फिक्स्ड है। तो जब दो एलिमेंट फिक्स्ड मास के तीसरे एलिमेंट, मेरी बात समझ में आ रहा ना, जब दो एलिमेंट इनका मास फिक्स नहीं होगा, जब यह दोनों एलिमेंट किसी तीसरे मास वाले एलिमेंट से रिएक्शन करेंगे, लेकिन इस तीसरे एलिमेंट का जो मास होगा ना, चाहे इनके साथ जो कंपाउंड बने चाहे इनके साथ जो कंपाउंड बने, इसका मास दोनों में क्या होगा, फिक्स होगा। देखो 32 और 32, क्लियर हो रहा है? बोलो। तो फिक्स्ड मास वाले के साथ रिएक्शन कर लिया। अब देखो रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर, रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर। अब देखो तो इसमें कार्बन कितना है, 12, यहां पर सल्फर कितना है, 32। बोलो अब जरा करो, 4 तिहाई 12 या 3 चौका 12, 3 चौका 12, 8 3 24, 32। रेशियो कितना आया, 3:8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना है, 3:8, ठीक है। फिर क्या कहेगा कि अब उसी टाइम जब यह दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्शन करें, पहले यह दोनों एलिमेंट एक फिक्स्ड मास के साथ रेशियो कर रहे थे, फिक्स्ड मास के साथ एलिमेंट के साथ रिएक्शन किए, तो फिक्स्ड मास के साथ रिएक्शन करने के बाद इन दोनों एलिमेंटों का रेशियो कितना आया, 3:8। और जब यह दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो मान लो बना रहे कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपस में रिएक्शन करने के बाद तो कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना होगा, 12, और यहां सल्फर का 64 हो जाएगा, 32 दूना 64। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये कर लो, 4 तिहाई 12 और कितना आ सकता है, 64, 16 चौक 64, हाँ 4 तिहाई 12 और 16 चौक 64, 3:16 आएगा रेशियो। बोलो अब देखो जब यह दोनों इससे रिएक्शन किए तो रेशियो कितना है कार्बन सल्फर का, 3:8, और जब आपस में रिएक्शन करेंगे रेशियो कितना आएगा, 3:16। अब इन रेशियो को आपस में जब भाग देंगे 3:8 और 3:16 तो कट जाएगा, ये आएगा 2:1। तो यह आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ में आ रहा है? बोलो होल नंबर रेशियो। समझो मैं फिर समझा रहा हूं, दो एलिमेंट किसी फिक्स्ड मास के साथ किसी तीसरे एलिमेंट जिसका मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा, रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनाएंगे उन कंपाउंडों में इन दोनों एलिमेंटों का रेशियो, कब, जब ये थर्ड वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तब रेशियो। और दूसरा, जब वही दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड में इन दोनों का रेशियो जो होगा, इन दोनों का रेशियो, और फिर जब आपस में इन रेशियो को निकालेंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास है। नहीं क्लियर हुआ अभी तक? क्लियर हो रहा है? बोलो मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे मान लो
सल्फर है, ऑक्सीजन है, और तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो बनाएगा H2S, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2:2 32 होगा। अरे हाइड्रोजन का एक होता है, दो है, सॉरी हाइड्रोजन का एक होता है, दो है, दो हो गया, 16 32। यहाँ पर क्या होगा, अब देखो हाइड्रोजन का मास यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है मास, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है। तो इन दोनों कंपाउंडों में H2S और O में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, देखो 32 और 32, 16 यार, 32 कहाँ आएगा, 16, 32 और 16, तो 1:2 होगा, बोलो, या 2:1, ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जब यही दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा, तो इनमें सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 32:32, 1:1। तो जब कंपाउंड बना लिए, कंपाउंड बनाने के बाद किसी तीसरे एलिमेंट से उसमें रेशियो और आपस में रिएक्शन करने के बाद उसमें रेशियो, जब दोनों का भाग देंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक बार देखो, मैं नोट्स दे चुका हूं, नोट्स आपको इसमें मिला हुआ है। ठीक है ना, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, काफी कंफ्यूजिंग लॉ देखने में है लेकिन है नहीं कुछ, बस फिर बता रहा हूं, दो एलिमेंट एक फिक्स्ड मास के रेशियो के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड बनाएगा उनमें उन दोनों एलिमेंटों का रेशियो, और फिर जब यह दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे उन कंपाउंडों में दोनों एलिमेंटों के रेशियो, फिर इन दोनों रेशियो का जब हम भाग देंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आया? हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा बताना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ? पांचवा आइए, पांचवा एक नंबर 1 मिनट का ला है, मतलब का ला है। ठीक है, पांचवा है गेलुसॉक लॉ, गैस के लिए। इन्होंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक गैस आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट भी गैसियस हो, प्रोडक्ट बनने के बाद जो इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा वह सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा। जैसे देखो H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl, गैसियस और गैसियस। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, कोई नहीं लिखा है, तो एक वॉल्यूम, यहाँ पर क्या होगा, एक वॉल्यूम कितना बन रहा है, 2 वॉल्यूम। या इसको ले लो 10 ml, इसको भी ले लो 10 ml, तो कितना बन जाएगा 20 ml। 10 लीटर कितना आ जाएगा 20 लीटर। तो कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट भी क्या हो, गैसियस हो, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करके गैस बनाए तो उनका वॉल्यूम जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वह सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। एक एग्जांपल और ले लो, N2 प्लस 3H2 गिव राइज 2NH3। यहाँ पर 1 वॉल्यूम, यहाँ पर 3 वॉल्यूम, कितना होगा 2 वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पर जब भी एक वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 वॉल्यूम क्या बनेगा, अमोनिया। यहाँ 1:3:2 और यहाँ पर 1:1:2। दिस इज द गेलुसॉक लॉ। तो आपका यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने समाप्त कर दिया, और इसके बाद आगे चौथे लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका नोट्स मैं दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास, आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।